पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से, अभी हम पढ़ते हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, बिकॉज माइक्रोब्स आर फ्रेंड्स एज वेल एज फो। इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, कुछ ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं, कुछ एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, सम इन्फेक्ट द प्लांट्स और सम causes the food poisoning. Pathogen disease causing pathogens. What are the pathogens? Pathogens are the disease causing organism. वो चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, अगर वो डिजीज काज कर रहा है देन दीज आर नोन एज पैथोजन। तो पैथोजेंस आर टर्म्स रिलेटेड टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। Microbial diseases that can spread from infected person to healthy person through air, water, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। सारी डिजीजेस कम्युनिकेबल नहीं होती है, मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलती। लाइक अभी फिर मैं बात करूंगा कोरोना की, कोरोना एक से दूसरे में फैलता है बिकॉज इट इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन सम डिजीजेज लाइक किसी को हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, किसी की लंग में कोई प्रॉब्लम में है, किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किसी को अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, तो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जो एक से दूसरे पर्सन में फैले। एक पर्सन ये है, दूसरा पर्सन ये है, अगर ये डिजीज इसको पास कैरी होता है दैट इज द कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे गए कम्युनिकेबल डिजीज के, उनके मोड ऑफ स्प्रेड भी लिखा गया है। जैसे कॉलरा फूड एंड वाटर से फैलता है, टाइफाइड फूड एंड वाटर से फैलता है, हेपेटाइटिस फूड एंड वाटर से फैलता है। अभी आप देखो फूड एंड वाटर से कितने सारे हैं, इसीलिए बोला जाता है आपसे कि खाने हमको ठीक से खाने चाहिए जो कि कॉन्टेमिनेटेड ना हो। इसी से एयर से हो गया इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस जो कि एयर से फैल सकता है, मलेरिया मॉस्किटो से फैल सकता है, टिटनेस इवन कहीं पर आयरन है तो आयरन जंग लगा हुआ है तो उस आयरन से भी टिटनेस फैल सकता है। डिजीज सम कॉमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर से वही बात कि कुछ बैक्टीरिया डिजीज होते हैं। देखो यहाँ बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया। कौन से डिजीज आपके बुक में लिस्टेड हैं? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम बोलते हैं, कॉलरा, टाइफाइड, ये 3 डिजीज आपके बुक में हैं ह्यूमंस के जो कि बैक्टीरिया से फैलते हैं। अब उनका प्रिवेंटिव मेजर सबका लिखा हुआ है, अभी उसको एक एक करके हम देखते हैं। फिर दूसरी चीज़ आप देखिए, वायरसेस से कौन कौन से फैलते हैं। वायरसेस से मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके बुक में लिस्टेड है। तीसरा फिर देखते हैं प्रोटोजोआ से कौन सा फैल रहा है, दैट इज़ द मलेरिया। तो ये इनके कॉजेटिव एजेंट्स हैं कि बैक्टीरिया है, वायरस है या प्रोटोजोआ है। इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कुछ एयर से है, कुछ वाटर से है, कुछ एयर और कॉन्टैक्ट से हैं, कुछ फूड से हैं, कुछ मॉस्किटो से हैं। कि किन से ये फैल सकते हैं, उनके वेक्टर्स कौन कौन से हैं। लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर्स एंड जनरल में क्या है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल स्टेज। ये इनके लिए है। सेकंड क्या है? कॉलरा एंड टाइफाइड के लिए मेंटेन पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन। आप ध्यान से देखो वैक्सीनेशन इसमें भी है। तीसरा क्या है? हेपेटाइटिस, ड्रिंक बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। तो अभी आप ये देखो कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अगर जिन भी चीज़ों के लिए वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है उनका हमको यूज़ करना चाहिए। उसी तरह से मॉस्किटो के बारे में, इसको बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने अगल बगल में मॉस्किटो को होने ना दें। मलेरिया मॉस्किटो का वेक्टर होता है, काज तो ये होता है प्रोटोजोआ से, मैंने भी थोड़ा बताया था आपको कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉजिंग द मलेरिया। ये तो केवल वेक्टर है, तो अगर हम वेक्टर को ख़त्म कर दें तो मलेरिया हमको कभी नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कुछ प्लांट्स में भी डिजीजेज होते हैं। बैक्टीरिया में साइट्रस कैंकर, नींबू में इस तरह से पैचेस पड़ जाते हैं ब्राउन कलर के, दीज आर नोन एज साइट्रस कैंकर। कैसे ट्रांसफ़र होता है? एयर से होता है। उसी तरह से कुछ फंगस डिजीजेस भी हो सकते हैं, लाइक रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट पे ऐसे ऐसे धारी बन जाती है ब्राउन स्ट्रिप की, जो भी किससे होता है? एयर और
सीड से। वायरस से भी प्लांट इन्फेक्ट हो सकता है, लाइक येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, जिसमें भिंडी के पत्ते पर इस तरह के मोज़ेक्स दिखाई पड़ने लगते पीले रंग के उसके वेन्स पर, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। तो एनिमल्स में तो डिजीजेज होते ही हैं, प्लांट्स में भी डिजीजेज होते हैं। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग इज एन इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड हो गया, जंक फूड हो गया, इन सब के खाने से अगर वो बहुत टाइम पहले का बना हुआ है, प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, इन्फेक्टेड है, तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ठंडी लगना है, हार्ट बर्न होना है, नौजिया चक्कर आना है, डिजीनेस होना है, बहुत सारे इनके टेम्परेचर का बढ़ जाना है, वोमिटिंग होना है। फूड पॉइजनिंग इवन किसी की फूड पॉइजनिंग से डेथ भी हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम कभी भी ऐसा खाना खाएं जो कि फ्रेश कुकड हो, अच्छे से बॉयल्ड हो, अच्छे से कुकड हो, ओपन ना हो, जिससे हम फूड पॉइजनिंग से बच सकें। अब ये फूड को बचाने का तरीका, बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जो हम तुरंत नहीं खाते, कुछ दिन के लिए रख देते हैं, जैसे जैम है, जेली है, पिकल है। तो उनको बचाने का तरीका क्या होता है, तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे केमिकल मेथड, साल्ट का यूज़ करना, शुगर का यूज़ करना, ऑयल विनेगर का यूज़ करना, कोल्ड ट्रीटमेंट देना, स्टोरेज एंड पैकेजिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फूड एंड प्रिजर्वेशन में। एक एक करके देखते हैं। केमिकल मेथड, यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव, साल्ट, नमक को डाल देना। देखिए अगर कोई फ्रेश कटा हुआ है तो उसके ऊपर अगर नमक को लगा देते हैं तो थोड़े टाइम के लिए वो प्रिजर्व हो जाता है। एसिड्स का यूज़ करना, कौन कौन से, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इन सब का यूज़ मैक्सिमम जैम्स एंड जेलीज में किया जाता है। तो एक परमिटेबल अमाउंट है जितने पे इनको प्रिजर्व करना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा सोडियम बेंजोएट या सोडियम बाइसल्फाइड है, इट मीन्स वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो फूड प्रिजर्वेटिव रहने का मतलब ये नहीं कि वो फूड हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गया है, उसकी एक लिमिटेड अमाउंट और लिमिटेड एक्सपायरी डेट होती है, इसीलिए सब पे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, है ना। तो हमको किसी भी चीज़ को खाने के पहले एक्सपायरी डेट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। शुगर भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज हो सकता है, जैम्स में, जेलीज में, स्क्वैश में, दीज आर प्रिजर्व्ड बाय द शुगर। शुगर रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट, उसके अंदर के मॉइस्चर को कम कर देता है, एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। शुगर इज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव such as jams and jellies, inhibiting the growth of microorganisms that can cause food to spoil. विनेगर और ऑयल का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। ऑयल, आप किसके घर पे पिकल्स बनते होंगे उसमें ऑयल डाला जाता है, विनेगर तो बहुत लोगों के घर में बनता है, तो उसमें विनेगर इटसेल्फ वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। ऑयल और विनेगर जहाँ पर होता है वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, कम हो जाती है। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट्स आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दीज methods. हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दैट इज नोन एज पास्चराइजेशन, इसको लुइस पास्चर जी ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, उनके नाम पे ही नाम पड़ा हुआ पास्चराइजेशन। हम जो मिल्क लेते हैं उस पर अक्सर आप देखिएगा पैकेट पे लिखा रहेगा पास्चराइज्ड मिल्क। तो पास्चराइज्ड मिल्क मीन्स क्या, कि वो मिल्क को पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए खूब तेज़ी से बॉयल किया जाता है, एंड सडन चिल, उसके बाद बहुत ठंडा कर दिया जाता है। और ये रिपीटेड साइकिल होता है कि मतलब टेम्परेचर हाई किया जाता है, देन चिल किया जाता है। इससे क्या होता है, उसके अंदर किसी भी माइक्रोब्स की ग्रोथ अगर होती है तो ख़त्म हो जाता है, स्पोर्स ख़त्म हो जाते हैं, एंड दैट मेथड इज नोन एज पास्चराइजेशन एंड डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। स्टोरेज एंड पैकिंग इज द लास्ट बट द नॉट लिस्ट, कि हमें जो भी चीज़ स्टोर करना है सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में होना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट और बाहर के एटमॉस्फेयर का कंटेंट कम से कम हो या मिनिमम हो। इस तरह से हम अपने खाने को बचा सकते हैं। थैंक यू।